वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया। दोस्तों निमोनिया एक ऐसा टॉपिक है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिसीज़ है और निमोनिया इसको लंग्स का इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि जो निमोनिया होता है वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है, निमोनिया में क्या प्रोसेस होती है, निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों हम बहुत ही इजी वे में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों निमोनिया इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है? निमोनिया इज अ इन्फ्लामेटरी इलनेस ऑफ लंग्स। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स की जो सेल्स और टिश्यू हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन का मीन्स होता है दोस्तों स्वेलिंग। तो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स की जो सेल्स और टिश्यू हैं वो इन्फ्लेम मीन्स की इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ डिस्क्राइब इज अ लंग्स एल्वियोलर इन्फ्लामेशन एंड एबनॉर्मल एल्वियोलर फिलिंग विथ फ्लूइड। मीन्स कि जो लंग्स की जो बेसिक यूनिट होती है दोस्तों वो होती हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होती हैं? जो हमारे लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको एल्वोलाई बोला जाता है। लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनको एल्वेलाई बोला जाता है। जो एल्वेलाई होती है उसमें एबनॉर्मल इन्फ्लेमेशन आ जाती है और इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सपोज दोस्तों ये हमारी एल्वोलाई है। अब एल्वोलाई में इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा और इसमें फ्लूइड जो है तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे लंग्स की जो एल्वोलाई होती है उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाना, तो इस कंडीशन को भी निमोनिया बोला जाता है। आगे हम इमेज के थ्रू आपको दिखाएंगे, बहुत ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होती है। निमोनिया इज अ जर्नल टर्म। निमोनिया इज अ जर्नल टर्म दैट रिफर टू इंड इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। मीन्स कि निमोनिया एक ऐसा टर्म है, सॉरी यहाँ पे जी होगा दोस्तों। निमोनिया एक ऐसा जर्नल मतलब एक ऐसा टर्म है जो इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, मीन्स कि लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को निमोनिया बोला जाता है। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें लंग्स के जो सेल्स और टिश्यू उसमें नेक्रोसिस होने लगता है और जो है तो हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विच कैन बी कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट। जो मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सपोज वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, पैरासाइट, ये सारे सबसे पहले हमारे माउथ में इंटर करेंगे, देन थ्रोट में, थ्रोट के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक में। अब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब आते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं और वहाँ पे धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे लंग्स में, और लंग्स में जाके एल्वोलाई और हमारे लंग्स के टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। तो आपको इंट्रो क्लियर हो गया होगा कि निमोनिया एक ऐसी इन्फ्लामेटरी वाली मतलब एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, हमारे लंग्स की जो टिश्यू होती हैं, सेल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है और जो एल्वोलाई होती है उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन अ एल्वोलाई। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको पिक के इमेज के थ्रू दिखाना चाहेंगे। एक नॉर्मल एल्वोलाई होते हैं जो इस प्रकार होती हैं, बट जब इसमें ना इन्फ्लामेशन आ जाती है और इसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है एल्वोलाई में, इस कंडीशन को निमोनिया बोला जाता है। तो आपको शायद समथिंग क्लियर हो गया होगा कि निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ऑफ द लंग्स में जो फ्लूइड का एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो गैस का एक्सचेंज है वो
प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, इसलिए हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। यदि प्रॉपर तरीके से गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रॉपर तरीके से जो गैस का एक्सचेंज हुआ है तो प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है। देन इसके बाद टाइप्स, कितने टाइप्स की निमोनिया होती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ निमोनिया में फर्स्ट है इन्फेक्टिव निमोनिया, मीन्स कि इन्फेक्शन की वजह से जो निमोनिया हो रही है उसको इन्फेक्टिव निमोनिया बोलते हैं। तो पहला क्या है, इट इज़ अ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब, मीन्स कि जब इन्फ्लामेशन आ जाती है, जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन आ जाती है या तो फिर ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में इन्फेक्टिव निमोनिया कॉज होती है। कैसे कॉज? इन्फेक्टिव निमोनिया क्या है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ब्रोंकियल में और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, उस कंडीशन को इन्फेक्टिव निमोनिया बोला जाता है। देन इसका नेक्स्ट पॉइंट है दैट अकर व्हेन बैक्टीरिया एंड वायरस गेट इनटू द लंग्स एंड स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस इन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मीन्स कि ये तब होता है जब बैक्टीरिया और वायरसेस लंग्स के अंदर इंटर कर जाते हैं और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन को रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कि इन्फेक्शन का ग्रोथ करते हैं लंग्स और ट्रैकिया में, उस कंडीशन में भी ये अकर होता है। देन इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरिया निमोनिया इन अडल्ट, इट इज़ अ बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस, मीन्स कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया का वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और न्यूमोकोकस। ये दो बैक्टीरिया हैं दोस्तों, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एक न्यूमोकोकस, ये दोनों बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया के। देन इसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि वो हमारा सेकंड कौन सा टाइप है निमोनिया का। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जो हम कम्युनिटी से एक्वायर करते हैं जो निमोनिया, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में चले गए, वहाँ से हमने इनहेल किया और बैक्टीरिया इंटर कर गए हमारे लंग्स में, या तो फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में यदि हम गए तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंटर हो गए हमारे थ्रोट में या माउथ में, तो इस कंडीशन में भी जो है तो निमोनिया हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया अकर आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल अदर हेल्थ सेटिंग, मीन्स कि ये कब कॉज होती है, ये तो हॉस्पिटल के बाहर ये एक्वायर करते हैं हम, जो कि यदि किसी पेशेंट के साथ हम जा रहे हैं और उसको निमोनिया है तो भी एक दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। और हेल्थ केयर सेटिंग, जो हॉस्पिटल वगैरह में जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे वार्ड बॉय हो गया, नर्सेस हो गई, तो यदि प्रॉपर तरीके से वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उससे भी एक दूसरे से निमोनिया ट्रांसमिट होती है। जैसे कि ब्रोंकोस्कोपी वगैरह करते टाइम यदि प्रॉपर तरीके से स्टराइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी इन्फेक्शन जो है तो एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया मोस्ट केसेस अकर ड्यूरिंग विंटर, मीन्स कि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया है जो कि ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के सीज़न में ज़्यादा ये निमोनिया होती है। विंटर मीन्स ठंड का सीज़न। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये निमोनिया मीन्स कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है वो सबसे ज़्यादा ठंडी के सीज़न में कॉज होती है। देन तीसरा जो हमारा टाइप है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सॉरी दोस्तों, ऊपर वाला कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, ये हमारा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो सम पीपल कैच निमोनिया ड्यूरिंग अ हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर इलनेस, मीन्स कि ऐसे पेशेंट जो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में स्टे करते हैं किसी अदर डिसीज़ के लिए, जैसे कि सपोज किसी को डायबिटीज़ है, अब वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रुक गया और उसके रुके ही
टाइम पर उसको ना निमोनिया हो गया और वो हॉस्पिटल की वजह से, हॉस्पिटल में भी किसी को था तो उससे भी जो है तो उसमें ट्रांसमिट हो गई। तो पहले उसको डायबिटीज़ था, अब उसको निमोनिया हो गया। तो इसमें जो है तो ऐसे में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोला जाता है, मीन्स कि हॉस्पिटल की वजह से उसको निमोनिया हो गया। देन इसके बाद दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटल, इस निमोनिया को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। देन इसके बाद अब देख लेते हैं कि इसका कॉजेज क्या क्या होता है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके वजह से निमोनिया हमें कॉज हो जाती है। तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया सच एज जो बैक्टीरिया कौन कौन से कॉज करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है वो सबसे पहले निमोनिया कॉज करता है। देन दूसरा है स्टेफाइलोकोकस, दूसरा है हमारा स्टेफाइलोकोकस, ये भी निमोनिया कॉज करता है। अब वायरल कौन कौन से वायरल होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं, वो होता है अपना पहला इन्फ्लुएंजा, देन पैरा इन्फ्लुएंजा। दो होते हैं, एक इन्फ्लुएंजा और दूसरा पैरा इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा वायरल और बैक्टीरिया, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में निमोनिया एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कुछ फंगल्स होते हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, वो है कैंडिडा स्पीसीज, क्रेप्टोकोकस, नियोफॉर्मिन्स। तो ये कुछ फंगस होते हैं जो कि कॉज करते हैं क्या, निमोनिया। देन इसके बाद कुछ अदर कॉजेज़ होते हैं जिससे हमें निमोनिया कॉज होती है, वो कौन कौन से होते हैं। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसलिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इनटेक नहीं करना चाहिए। मीन्स कि यदि हम शाम का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं, या तो फिर बहुत दिनों से रखा हुआ वाटर होता है उसको हम इनटेक कर जाते हैं तो उससे भी बहुत मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। विंटर इन्वायरमेंट, ज़्यादातर ठंड के सीज़नों में ये ज़्यादा निमोनिया कॉज होती है। मे बी इन स्मोकिंग, अब स्मोकिंग से क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यदि पेशेंट स्मोक करेगा तो वो जो स्मोकिंग का इफेक्ट है वो एल्वेलाई में पड़ता है और एल्वेलाई डैमेज होते हैं, इससे निमोनिया कॉज हो सकता है। चेस्ट इंजरी, यदि किसी प्रकार का चेस्ट में इंजरी है कोई भी प्रकार की तो उससे पस का फॉर्मेशन होता है और एल्वेलाई में एक्यूमुलेशन होता है वो पस, इससे चेस्ट इंजरी से भी प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकाइटिस, जब ब्रोंकाइटिस मीन्स कि ब्रोंकियल में इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उस कंडीशन में भी निमोनिया कॉज होता है। देन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि उनकी वजह से भी निमोनिया कॉज होती है, तो चलिए देख लेते हैं। एज 65 और ओल्डर, 65 की ओल्डर वाले एज वाले पर्सनों को बहुत जल्दी निमोनिया होती है बिकॉज उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक करने से जो एल्वेलाई है वो डैमेज होते हैं और उनसे इन्फेक्शन कॉज होता है किसमें, लंग्स में। लो इम्यून सिस्टम, किसी का इम्यून पावर लो होता है तो उनको भी निमोनिया आसानी से कॉज हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग से भी इफेक्ट करता है। स्टे लॉन्ग टाइम इन हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक यदि स्टे करते हैं, रुकते हैं, उससे भी अदर डिसीजेस कॉज हो जाती हैं। देन इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आ गया तो कोई चीज़ें समझने की फिर ज़रूरत होगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यूटी ईटियोलॉजी फैक्टर। हमने इतने सारे कॉजेज पढ़े जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सारी हमने ईटियोलॉजी पढ़ा कि जिस वजह से निमोनिया हो रही थी, तो वो ईटियोलॉजी फैक्टर की वजह से क्या हुआ, इंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर कर गए। सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास करें कि सपोज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर कर जाते हैं। देन फिर क्या होता है, देन मल्टीप्लाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि वो इंटर किए, सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन इसके बाद वो एक मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और ऐसे ऐसे वो अपना आर्मी तैयार करेंगे, अपना कॉलोनी बना लेंगे और फिर वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम वो फिर अटैक करेंगे, या तो ब्रोंकस में या तो फिर लंग्स के टिश्यू में, सेल्स में, कहीं भी वो अटैक करते हैं। देन फिर क्या हुआ कि वो इंटर किए रेस्पिरेटरी ट्रैक में
देन इसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लिकेशन किए। देन इसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी भी शांत नहीं रहेगी। यदि वो इंटर कर गए हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी भी शांत नहीं रहेगी। हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और इसको रिस्पॉन्स करेगा। क्या रिस्पॉन्स करेगा देखते हैं। इन्फ्लामेशन इन लंग्स सेल्स एंड टिश्यू दैट एक्सुडेट एंड म्यूकस एंड पस, हमारा जो लंग्स है वो रिस्पॉन्स क्या करेगा कि लंग्स की जो सेल्स और टिश्यू होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा। अब इन्फ्लामेशन जब इम्यून पावर कैसे रिस्पॉन्स किया, हमारे जो लंग्स और लंग्स की जो सेल्स और टिश्यू हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा। और जब इन्फ्लामेशन आ गया तो दैट कॉज एक्सुडेट, दैट जो वो इन्फ्लामेशन क्या कॉज कर रहा है, एक्सुडेट। एक्सुडेट का मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे नेक्रोसिस होता है, वहाँ से पस का सिक्रीशन होना। सपोज दोस्तों ये सेल है हमारे लंग्स का और यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो यहाँ से पस का सिक्रीशन होना, इस प्रोसेस को हम एक्सुडेट बोलते हैं, रिसाव होना। तो ये एक्सुडेट हो गया। तो जब लंग्स की सेल्स और टिश्यू में जब इन्फ्लामेशन आ गया तो वहाँ से जो एक्सुडेट हो रहा है मीन्स कि पस का सिक्रीशन होगा। अब पस का सिक्रीशन ये दोस्तों हो रहा है। देन इसके बाद क्या होगा, पस का जब सिक्रीशन होगा दोस्तों बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। फील द एल्वेलाई एंड नेक्रोसिस इन द लंग्स। अब जो एल्वेलाई है हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ऐसे दोस्तों, तो एल्वेलाई जो है तो उसमें एल्वेलाई में क्या पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, पस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा पस में, यहाँ भी इन्फेक्शन होगा और धीरे धीरे हमारे लंग्स में नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस क्या है दोस्तों, डेथ ऑफ सेल्स इन आ लंग्स। लंग्स की जब सेल और टिश्यू जो है तो डैमेज होने लगते हैं, डेथ होने लगते हैं, वहाँ पे एक नेक्रोसिस फॉर्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एल्वेलाई है वो धीरे धीरे एल्वेलाई में क्या फील हो रहा है दोस्तों, पस फील हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है और इसके बाद जब डैमेज होगा देन इसके बाद लास्ट में हमें निमोनिया कॉज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले क्या हुआ, इटोलॉजी की वजह से इंटर किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होंगे, देन हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, देन इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, फिर वहाँ से रिसाव होगा, एक्सुडेट होगा, देन इसके बाद एल्वेलाई फिल होंगे और जो है तो वहाँ पे डैमेज होने लगता है, निक्रोसिस होने लगता है, देन हमें निमोनिया कॉज हो जाता है। देन इसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे यदि निमोनिया हो जाता है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो फीवर आती है, फीवर इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए फीवर आती है। चिल्स, अगर फीवर आएगी तो ठंड दे के फीवर आएगी। डिसैप्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। क्यों, क्योंकि जो एल्वेलाई है वहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन हो गया है और इसलिए गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसलिए डिसैप्निया हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑलरेडी चेस्ट में पेन बनेगा क्योंकि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो रहा है। एंड वीकनेस आएगी क्योंकि हमारे बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सारे सिस्टम वीक हो जाएंगे, इसलिए वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। मसल पेन, प्रॉपर तरीके से मसल को जब एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, तो हमें मसल पेन बहुत ज़्यादा होगा। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कफ दैट प्रोड्यूस येलो। जो कफ है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि यदि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको सिक्रीशन के थ्रू बाहर निकालने का प्रयास करती है, इसलिए कफ जो है तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा। हेडेक बहुत ज़्यादा होगा। देन इसके बाद इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, इसलिए भूख भी नहीं लगेगी। लॉस ऑफ वेट, यदि भूख नहीं लगेगी तो धीरे धीरे बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इसके बाद डायग्नोसिस क्या क्या हो गए दोस्तों, कि जब
पेशेंट को निमोनिया हो जाती है, कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। तो पहला है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में ये चेक किया जाएगा कि इसके पीछे जो है तो इनको कोई प्रॉब्लम, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं थी, या इनको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, इनको COPD तो नहीं है, एम्फाइसीमा तो नहीं है, चेस्ट इंजरी तो नहीं है। ये सारी चेक करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू जो तो इनका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कि इनके बॉडी में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो निमोनिया वो कितना ग्रोथ की है, कितना लंग्स के सेल और टिश्यू को डैमेज कर दी, इसलिए सिटी स्कैन भी डिटेक्ट करने के लिए की जाती है। ब्लड टेस्ट, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का लेवल डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्पुटम कल्चर भी किया जाता है, क्योंकि इससे ये एग्जामिन पता चलता है कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है, या तो इन्फेक्शन के लेवल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए स्पुटम कल्चर भी किया जाता है। देन इसके बाद ब्रोंकोस्कोपी क्यों करते हैं? डायरेक्ट एग्जामिना ऑफ एयरवे की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की जाती है। एबीजी क्या होता है दोस्तों? आर्टेरियल ब्लड गैस, मीन्स कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें गैस का लेवल चेक करने के लिए ABG टेस्ट किया जाता है, मेजर ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन अ ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए ABG टेस्ट भी किया जाता है। अब इसके बाद मैनेजमेंट क्या होगा दोस्तों, कि यदि निमोनिया हो गया तो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट होता है, चलिए देखते हैं। तो मैनेजमेंट है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया या तो वायरल निमोनिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक देख लेते हैं। सम एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट निमोनिया सच एज एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। तो ये सारी एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है तो इनको लिया जाता है। तो ये जो दोस्तों एक बार बता दें कि जो एजिथ्रोमाइसिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, और एरिथ्रोमाइसिन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का इनका वर्क होता है। देन यदि वायरल निमोनिया हो रहा है तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं। तो वायरल निमोनिया कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा के थ्रू जो है तो कॉज होती हैं। मे बी ट्रीट विथ रिमेंटाडीन और इमेंटोडीन जो है तो ये ड्रग्स जो है तो प्रिस्क्राइब की जाती है। देन इसके बाद कंट्रोल फीवर विथ एस्पिरिन एंड आइब्रोफेन, और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे फिजिशियन करते हैं। देन इसके बाद दोस्तों एक बात और बता दें कि विदाउट फिजिशियन के कि कोई भी ड्रग्स को लेना बहुत गलत बात हो सकती है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यदि आप बिना फिजिशियन के ड्रग्स को लेंगे तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आपके रेसेस आ सकते हैं, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। सो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए बिना फिजिशियन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। देन इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों कि एक नर्सिस का क्या रोल होना चाहिए निमोनिया के पेशेंट में। तो रिमूविंग द सिक्रीशन ऑफ एयरवे प्रिवेंटिंग ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स कि उसकी जो सक्शनिंग करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो एयरवे में जो म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है उसको रिमूव करते रहना चाहिए, नहीं तो पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो रुक भी सकती है। देन इसके बाद दूसरा जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू गिव ऑक्सीजन सप्लाई करना। यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। इंक्रीज लंग्स टिश्यू ऑक्सीजन सप्लाई, और उसके जो लंग्स की जो सेल्स और टिश्यू उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना है, जैसे नेबुलाइजेशन हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, तो इनके थ्रू जो है तो पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको उसका देखभाल करना है। गिव एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक, असेस द इफेक्टिव साइड इफेक्ट रेसिस डायरिया। हमें पेशेंट को एंटीबायोटिक भी देना है और एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी देना है, और उनके साइड इफ़ेक्ट को असेस करना है कि उसके साइड इफ़ेक्ट रॉन्ग साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, उसको असेस करना है।
देन इसके बाद असिस वाइटल साइन एवरी 4 आवर्स, उसकी वाइटल साइन को असिस करते रहना है हर 4-4 घंटे के अंदर, क्योंकि वाइटल साइन से पता चलेगा कि जो रेस्पायरेशन का लेवल एंड ब्लड प्रेशर, मतलब वाइटल साइन लेना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एंड असिस द चेस्ट पेन, उसकी चेस्ट पेन को असिस करना रहता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था वो निमोनिया था। तो दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में आया हो, नोट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।